हेलो दोस्तों, मेरा नाम गजानन सैनी है। मैं यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए और इसे आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, गुरुदेवा बायोलॉजी को। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिड। ये 11th बायोलॉजी का टॉपिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। इस टॉपिक को 2 दिन लगते हैं पढ़ाने में, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में लगभग 10 से 15 मिनट में पढ़ा दूंगा पूरा। ये प्लास्टिड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए भी और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के लिए भी। तो चलो बात करते हैं हम इस टॉपिक की, प्लास्टिड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड्स, ये सभी प्लांट्स में होते हैं और कुछ प्रोटिस्टेंट्स में होते हैं, जैसे कि यूग्लिनोइड में। यूग्लिना आपको पता है एक कनेक्टिंग लिंक है। और जो शब्द है, टर्म है, ये प्लास्टिड टर्म है, ये दी थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल वो ही साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आपको पता ही है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने लिया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन्स कार्ल वूज ने दिए थे। जो प्लास्टिड है ना, ये वो पिगमेंटेशन के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। पिगमेंटेशन के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में क्लोरोप्लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है और बाकी और सभी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसमें स्टोरेज ऑफ फूड होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें केरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट अब होता है अब्सेंट, अदर पिगमेंट होते हैं प्रेजेंट। अदर पिगमेंट कौन कौन से, जैसे कि केरोटीन और जेंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स। जो केरोटीन और जेंथोफिल होता है, इनको कॉमनली केरोटिनॉइड्स बोलते हैं और फाइकोबिलिन्स अलग है। जो केरोटीन होते हैं ना, वो फैट सोल्यूबल है। जो जेंथोफिल है वो भी फैट सोल्यूबल है। यानी कि कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो केरोटिनॉइड्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। केरोटिनॉइड्स फैट सोल्यूबल होते हैं। और जो जेंथोफिल होता है, जो फाइकोबिलिन्स होता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। फाइकोबिलिन्स वाटर सोल्यूबल होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि जो केरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है वो फैट सोल्यूबल होते हैं और फाइकोबिलिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। और इसमें क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है और अदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट से तो कलर प्रोवाइड करते हैं, जब पिगमेंट्स एब्सेंट है तो ये कलरलेस प्लास्टिड है, यानी कलरलेस प्लास्टिड है, इसको कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। ये होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। स्टोरेज के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है, इसमें स्टार्च स्टोर होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होती है, जैसे कि एग्जांपल पोटैटो।
एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन की स्टोरेज होती है, प्रोटीन स्टोर होता है, इसका एग्जाम्पल है पल्सेस। पल्सेस एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है, इसका एग्जाम्पल है पल्सेस, क्योंकि दालों में बहुत प्रोटीन होती है। थर्ड है इलियोप्लास्ट, या फिर इसे ओलियोसोम भी बोलते हैं। इलियोप्लास्ट, ओलियोसोम, ये फैट्स को स्टोर करता है और ऑयल्स को स्टोर करता है, इसका एग्जाम्पल है केस्टर सीड। तो मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट में क्या बताया कि इसमें पिगमेंट्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसे कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। पिगमेंटेशन के बेस स्टोरेज के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं। पहला एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें स्टार्च स्टोर होता है, एग्जाम्पल पोटैटो। दूसरा है नहीं पहला है एमाइलोप्लास्ट, जिसमें स्टार्च स्टोर होता है, उसे बोलते हैं पोटैटो, एग्जाम्पल। और दूसरा एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन स्टोर होता है, जिसका एग्जाम्पल है पल्सेस। थर्ड है इलियोप्लास्ट या फिर ओलियोसोम, इसमें फैट्स या फिर ऑयल स्टोर होते हैं, एग्जाम्पल है केस्टर सीड। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जितने भी प्लास्टिड होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का होता है क्लोरोप्लास्ट। जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आना चाहिए था। टर्म क्लोरोप्लास्ट है वो अरेरा नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और क्लोरोप्लास्ट के लिए ग्रीन प्लास्ट ही टर्म दी गई थी, जो सिम्पर ने दी थी, इसलिए ही तो इन्हें हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल और केरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे केरोटिनॉइड नहीं लिखे क्योंकि मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट में वो बता दिए हैं। इसमें इतना ही लिखा है कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा यहीं पे क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल एक वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट है। वाटर इनसोल्यूबल है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल है। क्लोरोफिल वाटर इनसोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल है। जैसे कि एग्जांपल क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म का नाम आपने बहुत सी मूवीज में सुना होगा, जहाँ पे वो बेहोश अनकॉन्शियस करने में काम लेते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो वो क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरोफिल सोल्यूबल है। जो क्लोरोफिल है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 प्रकार के बताऊंगा। क्लोरोफिल ए, ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल क्लोरोफिल है क्योंकि इसके अंदर सभी प्लांट्स आते हैं, जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स कुछ भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए होता है। लेकिन क्लोरोफिल बी प्लांट्स जितने भी हैं उनमें तो होता ही है, साथ में ग्रीन एल्गी में ही होता है। जो क्लोरोफिल ए है वो तो सब में होता है, एल्गी में, प्लांट्स में, सब में, जितनों में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सब में होता है। लेकिन क्लोरोफिल बी प्लांट्स में तो होता है सब में, लेकिन सिर्फ ग्रीन एल्गी में होता है। जो क्लोरोफिल सी होता है ना, वो क्लोरोफिल सी सिर्फ ब्राउन एल्गी में होता है। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। एक सेल होती है उसका सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट क्लोरोप्लास्ट ईयर, और फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस। जो सेल होती है उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ सेल सो इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है जेनस ग्रीन से, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को कोई स्टेनिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, इसलिए इजीली विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर। क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप होती हैं, जैसे हायर प्लांट्स में जनरली लेंस शेप का होता है, जनरली ज़्यादातर हायर प्लांट्स में लेंस शेप का होता है। यूलोथ्रिक्स एल्गी है, इसमें गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। कारा में डिस्कोइड शेप का होता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी
क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। इनके अंदर कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरेला में पार्शियली कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का, क्लोरेला में पार्शियली कप शेप का। जो स्पाइरोगैरा है इसमें स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। एल्गी होती है इडोगोनियम, इसमें रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। जिग्निमा में स्टार शेप का होता है, स्टार तो आप जानते हो, ऐसा स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट इसके नंबर भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। लेकिन स्पाइरोगायरा इसमें 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं। यानी कि एक स्पाइरोगायरा में 116 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं। और जो प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स, उनमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं। जो प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट 20 to 40 पर सेल होते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है ये, और एक इनर मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में जो आपको ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रही है, यानी कि जिसमें मेम्ब्रेन जुड़ी हुई, देखो ये मेम्ब्रेनस है, ये मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा लेमेली से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। मैंने लिखा ही होगा, ये रहा। जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं ग्रेना, मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टार्च पार्टिकल भी होता है। जो एक सिंगल आपको कोइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक सिंगल कोइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं थाइलैकोइड। और इस एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर के बंडल को, कंप्लीट को बोलते हैं ग्रेनम। और इस जो स्ट्रक्चर एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ रही है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा लेमली। क्लोरोप्लास्ट में आरएनए होता है, एक प्लास्टोग्लोबुलाई भी होती है इनमें। क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टोग्लोबुलाई भी होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ये नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम पड़ा हुआ है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या होता है, एक तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होते हैं, आरएनए होता है, प्लास्टोग्लोबुलाई होती है। ये है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये हुई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात। एक बार मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है उसे बोलते हैं ग्रेना, और नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में एक डीएस सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। स्ट्रोमा लेमेली से एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा रहता है। एक ग्रेनम में बहुत सारे थाइलैकोइड होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि यहीं पे बताऊं। जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है ना, एक क्लोरोप्लास्ट, उसमें 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं, और एक ग्रेनम में 2 से लेकर 100 तक थाइलैकोइड होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं, और एक ग्रेनम में 2 से लेकर 100 तक थाइलैकोइड होते हैं। अब यहाँ पे पूछे एक थाइलैकोइड में और क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा। जो एक सिंगल थाइलैकोइड होता है ना, एक सिंगल थाइलैकोइड, उसके अंदर 200 से 300 क्वांटासोम होते हैं।
क्वांटासोम क्या होता है? बंडल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि एक क्वांटासोम में 200 से एक थाइलेकोइड में 200 से 230 क्वांटासोम होते हैं। क्वांटासोम क्या होता है? बंडल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्वांटासोम शब्द दिया था दो साइंटिस्ट थे, पार्क और बेगिंस। पार्क एंड बेगिंस ने क्वांटासोम की डिस्कवरी की थी। फिर पूछता है एक क्वांटासोम होता है उसमें क्या हो सकता है, तो बताते हैं कि 250 से 400 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्वांटासोम को तो बोलते हैं बंडल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसे ग्रेना को बोलते हैं बंडल ऑफ ग्रेनम। वैसे ही एक क्वांटासोम में 250 से 400 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। थाइलेकोइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ये है। जैसे ये एक थाइलेकोइड है, इसको भी मैंने डबल मेम्ब्रेनस बना दिया क्योंकि ये इसकी ल्यूमेन हो गई, ल्यूमेन। और यहाँ पे ये क्वांटासोम, क्वांटासोम तो यहाँ पे ये दिखाया भी है कि एक क्वांटासोम में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। ये थाइलेकोइड है एक कंप्लीट। इस थाइलेकोइड में ये एक क्वांटासोम भी दर्शा गया है, एक क्वांटासोम में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया ग्रेना बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है उसे ग्रेना बोलते हैं। जो ग्रेना होता है ना, ग्रेना वो बहुत सारे ग्रेनम से बना होता है, मेड अप बाई मेनी ग्रेनम। और ईच ग्रेनम में मेनी कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें थाइलेकोइड बोलते हैं। ये बोल रहा है कि जो ग्रेना होता है ना, मेम्ब्रेनस सिस्टम, उस वो बना होता है बहुत सारे ग्रेनम का। एक ग्रेनम में भी बहुत सारे कोइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें थाइलेकोइड बोलते हैं। एक ग्रेनम में लगभग 2 से लेके 100 तक थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। और जो जितने भी एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होते हैं, ऑल ग्रेनम कलेक्टिवली नोन एज ग्रेना और मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये भी बताते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। और एक ग्रेनम होता है ना, वो दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होता है एक ट्यूब्यूल के द्वारा। उस ट्यूब्यूल को बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली और इंटरग्रेनम लेमिली। अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होता है स्ट्रोमा लेमिली से। इनसाइड थाइलेकोइड, यानी एक थाइलेकोइड के अंदर अंदर बंडल होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। एक थाइलेकोइड के अंदर बंडल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे क्वांटासोम बोलते हैं। ये आईडी से बोलते हैं, दैट इज, लेकिन यहाँ पे इज नहीं हुआ, गलती से आईडी बन गया। एक थाइलेकोइड के अंदर बंडल होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जिन्हें क्वांटासोम बोलते हैं। जो क्वांटासोम होते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको पता ही है, जो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस का जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कैरोटिनॉइड्स क्रोमोप्लास्ट में भी होते हैं। जो ग्रेना पार्ट होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए। जो ग्रेना पार्ट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा लेमिली अलग है, स्ट्रोमा अलग है। स्ट्रोमा लेमिली वो स्ट्रक्चर है जिससे एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ता है। स्ट्रोमा वो है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्लास्टोग्लोबुलाई, स्टार्च, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट है। जो स्ट्रोमा वो एक्वस एंजाइमेटिक रीजन है जिसके अंदर शुगर की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन सिंथेसिस मेनली होती है। यानी कि स्ट्रोमा पार्ट वो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का जिस जो एक एक्वस एंजाइमेटिक पार्ट होता है जिसमें शुगर सिंथेसिस तो होती है और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस मेनली ज़्यादा होती है।
जो स्ट्रोमा पार्ट है उसमें रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। रूबिस्को एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आप जब चैप्टर पढ़ोगे 11th बायोलॉजी का फोटोसिंथेसिस, उसमें आपको पता चलेगा कि जो बहुत सारे आपको साइकिल बताए जाएंगे जिनमें रूबिस्को एंजाइम की जरूरत होगी, C3 C4 ऐसे, उनमें रूबिस्को एंजाइम चाहिए होगा। जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा उसमें एक तो 70S राइबोसोम होते हैं, RNA होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल होता है, प्लास्टोग्लोबुलाई होती है। एक जो स्ट्रोमा रीजन उसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती हैं। हिस्टोन अब्सेंट, विदाउट हिस्टोन लिख दिया इसलिए अब्सेंट नहीं लगाया। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती हैं। DS सर्कुलर DNA होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। और जो DNA होता है क्लोरोप्लास्ट का वो लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रियल DNA से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के DNA से बड़ा DNA होता है क्लोरोप्लास्ट में। 70S राइबोसोम, RNA, स्टार्च ग्रेन्यूल, प्लास्टोग्लोबुलाई प्रेजेंट होते हैं। और दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इनमें खुद में प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी पाई जाती है इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। और दोनों में 70S राइबोसोम होते हैं इसलिए भी इन्हें 70S सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया के समान माना गया है कि ये पहले 1000, 5, 10,000 साल पहले बैक्टीरिया ही थे। लेकिन ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में इसलिए एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दौरान पाए जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में इनमें ये सिमिलरिटी कि इनका खुद का DNA होता है। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनमें पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट उसका स्ट्रोमा पार्ट है उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा पहला है इसमें शुगर सिंथेसिस होती है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और दूसरा, जैसे कि ग्रेना पार्ट लाइट डिपेंडेंट था इस वैसे ही स्ट्रोमा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एक काम और है स्ट्रोमा का। तीसरा काम होता है इसका रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है। तो ये हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।